की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। कल भारतीय बाजार ने हफ्ते की फिर से कमजोर शुरुआत, दिन के निचले स्तरों पर जाकर हुई क्लोजिंग। और आज बड़ा सवाल ये कि क्या 8,000 का लेवल हम होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि खराब संकेत हैं और साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर कल हम बंद हुए हैं। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति 8,000 के अहम लेवल पर और क्या करें आप, ये होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत रही। जी हां, बेस के कंट्रोल में भारतीय बाजार पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार निफ्टी लाल निशान में जाकर बंद हुआ है। अपने हाई से 12% की गिरावट देखी जा चुकी है और कितनी गिरावट बाकी है इस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आशीष के पास चलते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में ही आशीष बिकवाली हो रही हो, देखिए यूएस के मार्केट्स में भी बिकवाली हो रही है। वहां के बाजार भी दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुए, ठीक उसी तरह जैसे कि भारतीय बाजार ने कल प्रदर्शन दिखाया। ये बताइए इतना डिसअपॉइंटमेंट यूएस में क्यों? हमसे क्यूज लिए होंगे शायद उन्होंने। अमेरिकन मार्केट में ध्यान रखें, कल फैक्ट है कमजोरी थी, आधे से 1% के आसपास का दबाव था। दिन के लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात जो बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला, बॉन्ड यील्ड जो इंच अप होती हुई नजर आई, वो अब साइकी पे प्ले कर रही है वहां पे इन्वेस्टर्स के, वो इक्विटी मार्केट्स पे दबाव बना रही हैं। फ्राइडे को जब जॉब्स रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, बॉन्ड यील्ड्स मल्टी मंथ हाईज पे पहुंचती हुई नजर आई थी। डॉलर में हमने देखा था इंच अप होता हुआ नजर आया था। हालांकि कल मंडे को कुछ हद तक बॉन्ड यील्ड्स ठंडी पड़ी, कुछ हद तक करेंसीज ठंडी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद प्रेशर देखने को मिला। वजह सबसे बड़ी वही थी कि बॉन्ड यील्ड्स या फिर जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ अमेरिकन बॉन्ड्स बल्कि यूरोपियन बॉन्ड्स में भी उसी का दबाव था। दूसरी दिक्कत की बात, डाउ ट्रांसपोर्ट जो पिछले कुछ दिनों से सेंटिमेंट्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था, लगातार तगड़ी पिटाई के बाद वहां पे खरीदारी देखने को मिल रही थी ट्रांसपोर्ट शेयर्स में, उसमें भी कल दबाव था, तो वहां से एक एडेड प्रेशर आया। तो ना सिर्फ अमेरिकन मार्केट्स में टेक्निकल्स डिटेरिएट हो रहे हैं इस समय, बल्कि कहना चाहिए मॉनेटरी कंडीशन जो है वो भी डिटेरिएट हो रही है और इसी का प्रेशर था। यूरोपियन मार्केट्स में आपको याद होगा फ्राइडे को 1% का प्रेशर था, कल भी वहां पे 1% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। और यहां पे मिक्स रुझान था। एक तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थी, G7 की समिट चल रही है, उसमें रशिया को लेकर कुछ कंसर्न्स एमिनेट हो रही थी। ग्रीस तो वैसे भी एक प्रेशर पॉइंट बना हुआ है, G7 की मीटिंग में भी उभर के सामने आया, तो ये सब दबाव बना रहा था। रशिया यूरोपियन मार्केट्स भी हमने देखा था कमजोरी के साथ ही कामकाज कर रहे थे। एशिया में आज फोकस चाइना पे था। पहले तो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, उम्मीद के मुताबिक ही आए हैं, 10 बेसिस पॉइंट्स के आसपास इधर उधर है। 1.3% की एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले 1.2% वहां पे इन्फ्लेशन आया है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चाइना को लेकर MSCI की आज एक बैठक होने वाली है, जहां पे H शेयर्स तो ऑलरेडी उसके इंडेक्सेस में इंक्लूडेड है। क्लास A शेयर, H शेयर्स मतलब जो हांगकांग में लिस्टेड है, क्लास A शेयर्स मतलब जो शांघाई और शेंजिंग में लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको क्या इंक्लूड करा जाए। अगर वाकई ऐसा होता है तो हमारे मार्केट, तमाम इमर्जिंग मार्केट की दिक्कत की बात होगी, क्योंकि वेटेज हमारा कम होता हुआ नजर आएगा, उतना ही स्क्वीज होता हुआ नजर आएगा। तो चाइना पे फोकस रहेगा, उस आउटकम पे फोकस रहेगा। लेकिन उस बीच क्योंकि ग्लोबल क्यूज कमजोर थे, एशियन मार्केट्स थोड़ी सी कमजोरी के साथ ही आपको ज्यादातर कामकाज करते हुए नजर आएंगे, या फिर फ्लैटिश रुझान के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। SGX निफ्टी वोलेटाइल है, शुरुआत हुई थी 1/4% का दबाव था, बीच में एकदम फ्लैट होता हुआ नजर आया था, अब फिर से 1/4% के आसपास का प्रेशर दिखा रहा है। बिल्कुल, आपका तो कमजोरी भरे संकेत। SGX निफ्टी नर्वस इस समय। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। अनिल, ग्रीस की बात दिक्कत टलती है तो चाइना के A शेयर की दिक्कत सताने लगती है। कोई ना कोई ग्लोबल अनिश्चितता भारतीय बाजारों को सता ही रही है पिछले कई ट्रेडिंग। और यही वजह है हेमंत कि हम पॉलिसी के बाद यही कह रहे थे कि पॉलिसी और मॉनसून के ट्रिगर्स भारतीय बाजारों के लिए काफी कुछ हद तक डिस्काउंट हो चुके हैं। अब ग्लोबल ट्रिगर्स पर नजर रखनी जरूरी होगी। तो नियर टर्म में ग्लोबल मार्केट्स हमारी ओपनिंग को ड्राइव करेंगे और उसके बाद FIs ड्राइव करेंगे कि बाजारों में वो बिकवाली की पोजीशन लेते हैं या फिर कहीं कोई शॉर्ट कवर करते हैं या खरीदारी आती है। लेकिन फिलहाल ग्लोबल संकेत साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बाजारों में अब भी कोई ऐसी बड़ी रिकवरी आए वैसे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। वेट एंड वॉच या यूं कहें कि थोड़े से करेक्शन के मूड में ग्लोबल मार्केट्स नजर आ रहे हैं और उसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ता हुआ दिखा है। लेकिन कमोवेश आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट से बहुत बुरी खबरें भी नहीं है तो बहुत अच्छी खबरें भी नहीं है। इनफैक्ट ये कहना भी ठीक होगा काफी हद तक कि ग्लोबल मार्केट्स के अपने संकेत भी थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं। जहां तक चाइना के A क्लास शेयरों को मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स में शामिल करने का सवाल है, उसको लेकर एक बात कही जा सकती है। जिस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, अगर ये हुआ तो भी पहली बात तो ये कि देखना होगा आज ये फैसला हो पाता है या नहीं। बड़ा फैसला है, शायद बहुत जल्दबाजी में ना हो, अगर हो तो भी उसे लागू करने में, इंप्लीमेंट करने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान का जो वेटेज कम होने का जो खतरा है
उसमें आप एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे कुछ और बैंक्स होंगे जिनका वेटेज बढ़ेगा, तो काफी हद तक वो एडजस्ट होने की भी कोशिश होगी। हमारे लिए दिक्कत की बात इसलिए कि अगर एमएससीआई इंडेक्स में चाइना के ए क्लास शेयरों का वेटेज बढ़ता है या उन्हें शामिल किया जाता है, तो फिर होगा ये कि जो इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईज का पैसा आता है वो कुछ हद तक हमारे यहाँ के बजाय चाइना के इन शेयरों में जा सकता है। ये एक डर है, और इसका असर इसलिए होता है कि कई सारे एफआईज ऐसे हैं जो एमएससीआई इंडेक्स को फॉलो करते हैं, वो ठीक उसी अनुपात में पैसा लगाते हैं उन शेयरों में जिसमें एमएससीआई इंडेक्स में उनका वजन है। ठीक उसी तरह से जैसे सेंसेक्स और निफ्टी में के फंड्स में पैसा लगाने वाले इन फंड्स ये नहीं देखते कि कौन सा शेयर है, वो उसी अनुपात में निफ्टी और सेंसेक्स के शेयर खरीदते हैं। तो एमएससीआई इंडेक्स की हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अहमियत यही है कि अगर चाइना के ये शेयर उसमें शामिल होते हैं और इमर्जिंग मार्केट्स में से हिंदुस्तान का वेटेज थोड़ा कम होकर उस तरफ शिफ्ट होता है, तो इवेंचुअली जब भी ये लागू होंगे तब आपको भारतीय बाजारों में थोड़े से फ्लोज निकलते हुए नजर आएंगे, थोड़ी सी सेलिंग होती हुई दिख सकती है, लेकिन उसमें काफी वक्त है। बिल्कुल काफी वक्त है। और क्रेडिट स्विस की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा है कि दरअसल हो सकता है कि ये शेयर्स जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल होने हैं वो नवंबर 2016 के सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू में शामिल हो। तो अनसर्टेनिटी जरूर बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत ये शामिल हो जाएंगे, कल से शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और क्रेडिट स्विस का ये भी कहना है कि दरअसल ऐसा नहीं है कि आज ही की बैठक में ये आउटकम निकल कर आ जाएगा और इसका ऐलान हो जाएगा कि ये किस तारीख से होना है। तो तारीख को लेकर भी अभी अनिश्चितता बनी रहेगी, लेकिन एक चीज जिस पे कोई अनिश्चितता नहीं है वो एफआईआई का डेटा है। आप देखिए हर रोज एक बिकवाली का फिगर, बड़ा बिकवाली का फिगर, 750 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में कल भी एफआईआईज ने बिकवाली करी है। डीआईएस डटे हुए हैं, लेकिन इनकी खरीदारी से दरअसल कुछ हो नहीं रहा है। दिन के निचले स्तर तक कल भी भारतीय बाजार बंद हुए, क्योंकि अगर आप देखें तो एफआईज और ट्रेडर्स दोनों बेच रहे हैं और डीआईज अगर खरीद रहे हैं तो, लेकिन उनकी खरीदारी नाकाफी है इस गिरावट को थामने के लिए। लेकिन वायदा कारोबार के डेटा उतने बुरे नहीं। पहले कैश मार्केट के डेटा जहां 750 करोड़ के एफआईज ने कल बिकवाली की है, 530 करोड़ के आसपास डोमेस्टिक फंड्स ने खरीदारी भी की है, तो मामला काफी तक बराबरी का आप कह सकते हैं, उतना बुरा नहीं है। लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े काफी इंटरेस्टिंग है। 200 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है इंडेक्स फ्यूचर्स में। वैसे अगर आप देखेंगे तो 200 करोड़ की बिकवाली में क्या मार्केट आपको 250 पॉइंट गिरते हुए दिखना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये 200 करोड़ की बिकवाली हुई इसमें ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखाई, यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही जगह एफआईज की तरफ से अपनी पोजीशंस कम हुई है, फ्रेश शॉर्ट्स नहीं बनते हुए दिखे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। भले बिकवाली का आंकड़ा, लेकिन काफी हद तक लॉन्ग पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 365 करोड़ के आसपास की खरीदारी आती हुई दिखी है और वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कि एफआईज की तरफ से अब लोअर लेवल पर इन लेवल्स के आसपास शॉर्ट कवरिंग फ्यूचर्स में शुरू होती हुई दिख रही है। ये एक अच्छा संकेत है। तो वायदा कारोबार के आंकड़े बुरे नहीं, लेकिन चूंकि कैश मार्केट का आंकड़ा अपनी अहमियत रखता है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग वहां पर होती हुई दिखी है, उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि ये जो 750 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन बैंक्स की तरफ से, खासतौर से सरकारी बैंक्स, कल देखिए पीएनबी, बीओबी, यूनियन, ओबीसी जैसे कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जहां जमकर डिलीवरी बेस्ड सेलिंग होती हुई दिखी है। अब आज इंटरेस्टिंग यही होगा देखना कि क्या ये बैंक्स रिकवरी दिखा पाते हैं, क्योंकि बैंकिंग शेयरों के लिए कुछ स्टैंडर्ड डेट रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स आए हैं आरबीआई की तरफ से, जो बैंक्स के लिए पॉजिटिव समझे जा रहे हैं और काफी हद तक डिलीवरी बेस्ड सेलिंग कल हो चुकी है। तो बैंक्स उस लिहाज से की ट्रिगर होगा, और खासतौर से इसलिए भी क्योंकि बैंक निफ्टी में अब शॉर्ट्स नहीं बन रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंड होती दिख रही है, तो काफी पोजीशन कल के सेशन में कम हो चुकी है। तो ये एक अच्छा संकेत है वायदा कारोबार की तरफ से। लेकिन कैश मार्केट में जब तक बिकवाली का आंकड़ा आपको कम होता ना दिखे या उसके सामने वायदा कारोबार में ज्यादा बड़ी खरीदारी होते ना दिखे, तब तक बाजार का मूड बदलना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। और एफएनओ में क्या संकेत मिल रहे हैं? 8000 का स्तर टूटता है तो अगले सपोर्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं? फायदा कारोबार के ट्रेडर्स तो 8000 के लेवल पर ही भरोसा कर रहे हैं, और अब जो नई पोजीशंस बनती दिख रही है वो 7800 पर बन रही है। कल के सेशन में आप देखिए पुट में जो नया एडिशन होता हुआ दिखा है 5 लाख शेयरों का, वो 7800 पर है। तो पहले तो ये कि आपको 8000 के लेवल को डिसिसिवली तोड़ना होगा, उसके नीचे ट्रेड करना होगा, हो सकता है उसके नीचे क्लोज देना पड़े, उसके बाद आप सोचें कि आप 7800 की तरफ जाएंगे या नहीं। लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि इस बाजार में सेलिंग प्रेशर से ज्यादा खरीदारी का अभाव है, क्योंकि कल के सेशन में आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में माफ कीजिएगा 33 लाख शेयर कम होते हुए दिखे हैं। इसका मतलब साफ है कि एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया है, ट्रेडर्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशन कम की है, एफआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर की है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में कोई बड़े शॉर्ट्स नहीं बनते दिख रहे हैं, पहली बात। बैंक निफ्टी में भी महज 16000 शेयर नए जुड़े हैं, वहां पर भी कोई बड़ी शॉर्ट्स नहीं है। निफ्टी में सिर्फ 1 लाख शेयर नया 1 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, वहां पर भी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है। तो फ्रेश शॉर्ट कल के सेशन में नहीं बनी है, ये एक बड़ी बात है, राहत की बात है। दूसरी बात,
पुट कॉल रेशियो पर नजर डालिए 0.87 पर है। इस सीरीज के लोएस्ट लेवल पर पुट कॉल रेशियो है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है, लेकिन जब सीरीज के लोएस्ट लेवल पर पुट कॉल रेशियो हो, आप 8000 के लेवल के बेहद करीब है, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में पूरी सीरीज के लिए, तो ये लेवल अहम है जहां पर आप अब फ्रेश शॉर्ट नहीं बना सकते हैं। अगर कवर करना चाहें तो शॉर्ट कवर करने के लिए शायद वो लेवल, उसके आसपास के लेवल ज्यादा सही हो सकते हैं। ये वायदा कारोबार का दूसरा आंकड़ा है। अब आइए पुट और कॉल में जिस तरह से एक्शन होता हुआ दिख रहा है, कल के सेशन में काफी हद तक शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखी है। कॉल्स में एग्रेसिव राइटिंग होती हुई दिखी है और ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि यहां से भी अच्छी खासी डाउन साइड रिस्क है, क्योंकि आप देखिए 8100 से लेकर 8500 के रेंज में लगभग 22-23 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिखे कॉल्स में। तो ये इंटरेस्टिंग है कि कॉल्स में अब भी अच्छी खासी शॉर्ट्स बन रही है। एक जो बड़ा आंकड़ा पुट ऑप्शन के लिहाज से वो है कल के सेशन में 8050 के लेवल पर 9 लाख शेयर कम हुए। इसका मतलब साफ है कि तेजी करने वाले जो ट्रेडर्स जो पुट बेचकर कमाई करना चाहते हैं वो काफी हद तक बैकफुट पर जाते हुए दिख रहे हैं, अपनी पोजीशन कम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उस लिहाज से आज जो आपके लिए वायदा कारोबार में आंकड़ा अहम है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए वो है दो आंकड़े। पहला है 8000 का, जहां पर हम कह रहे हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो उस लेवल के आसपास शायद तेजी करने वाले ट्रेडर्स बाजार को होल्ड करने की कोशिश करें, या फिर मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी अपनी शॉर्ट कवर करने की कोशिश करें। पहला ऊपर की तरफ जो आंकड़ा अहम है वो है 8100 का। कल के सेशन में देखिए वहां पर भी 5 लाख शेयर कॉल्स में नए ऐड होते हुए दिखे हैं। तो 8100 से लेकर 8200 की रेंज में काफी जबरदस्त कॉल्स शॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो उसके पार जाना काफी मुश्किल होगा। तो ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से शायद 8000 और 8100 वायदा कारोबार के ट्रेडर्स आज के लिए मानकर चल रहे हैं। राइट, चलिए आज भी हमारे साथ कई बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे इस शो में। रिजर्व बैंक की स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम से बैंकों को किस तरह से और कितना फायदा मिलेगा, ये 8:40 पर हम समझेंगे पीडब्ल्यूसी की पार्टनर शिंजनी कुमार से। 9:25 पर हमारे साथ होंगे जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा। उनसे जानेंगे कि बाजार का बॉटम हो चुका है या नहीं, अभी निवेश करना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए। म्यूचुअल फंड अभी बाजार में काम कर रहे हैं, खरीदारी जानेंगे देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड रिलायंस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर संजय पारिक से। और साथ ही कमजोर बाजार में भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर रोज मॉनसून सेल। जियोजीत बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह बताएंगे आज दो बेहतरीन बम्पर शेयर 9:50 पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि 8000 का स्तर अगर टूटता है तो फिर कितने नीचे के डाउनसाइड खुल जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा है हर रोज एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। मिड कैप में आप देखिए यूनिटेक से शुरुआत हुई, जेपी ग्रुप पिटा, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में रिस्ट्रक्चरिंग के चलते, कंफ्यूजन के चलते प्रेशर देखने को मिला। कल सन टीवी का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इसीलिए शायद बायर्स दूर हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार सेटल हो जाए बाजार, उसके बाद खरीदेंगे। मुझे लगता है अब इन लेवल्स पर बाजार में शायद आपको इंडेक्स वाइज बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन तुरंत ना दिखे, लेकिन किसी भी स्टॉक का कभी भी और खासतौर से मिड कैप स्पेस में नंबर लग सकता है। तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉप लॉसेस ज्यादा अहम होंगे बजाय आप ब्रॉडर मार्केट में स्टॉप लॉस रखें। लेकिन जहां तक आज के संकेतों का सवाल, इसमें कोई डाउट नहीं, ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हैं, एफआईज के फ्लोज आपके लिए अच्छे नहीं है। दूसरी बात यह कि रुपए में जो कल कमजोरी होती दिखी है, 64 के नीचे जाकर रुपए ने क्लोजिंग दिए, वो थोड़ा सा नेगेटिव संकेत मान सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि हम ऐसे लेवल्स पे हैं जहां आपको डेटा को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8000 का लेवल पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और पिछले करेक्शन में भी आपने देखा 8000 के लेवल से ही बाजार ने बाउंस बैक दिया था। तो ये आखिरी उम्मीद आप ये कह सकते हैं कि बुल्स की हो सकती है, लेकिन 8000 का मतलब ये नहीं कि 8000 ही होगा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। 8000 का तो के नीचे टूट जाए इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई, या 8000 के ऊपर आप रह जाएं इसका मतलब भी ये नहीं कि करेक्शन पूरा खत्म हो चुका है, एक वी शेप रिकवरी होगी। तो उस लिहाज से आपको कुछ रेंज, कुछ लेवल्स पर नजर रखनी होगी। 7950 8000 ये 50 पॉइंट की रेंज में समझता हूं बाजार के लिए बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उस लिहाज से आज इस रेंज में आप बाजार को सपोर्ट लेते हुए देखेंगे, जहां पर आपको फ्रेश खरीदारी भी कुछ होती हुई दिख सकती है और फ्रेश शॉर्ट कवरिंग भी। पुट कॉल रेशियो जिस लेवल पर आ चुका है 0.87 ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और अगर फर्ज करें आज कमजोर शुरुआत हो जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, तो फिर आपको पुट कॉल रेशियो और 3-4 बेसिस पॉइंट नीचे जाता हुआ नजर आए, तब आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे पुट कॉल रेशियो को लेकर कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है, और तब आपको शॉर्ट कवरिंग शुरू करनी चाहिए। मेरे ख्याल से बजाय 8000 के आसपास स्टॉप लॉस लगाने के 7950 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना ज्यादा ठीक होगा, और आज के लिए स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर रखना ज्यादा ठीक होगा कि अगर आप 8000 के नीचे की क्लोजिंग दें
तो फिर आप पोजिशनल ट्रेडर के तौर पर भी एग्जिट करें, ये ज्यादा सही रणनीति हो सकती है। अगर फर्ज करें कमजोर खुले 8100 के आसपास, 8000 के आसपास, तो फिर पहले 8050 और उसके बाद 8100, ये दो लेवल है जहां पर बाजार अटकता हुआ आपका दिखे। 8100 के ऊपर जाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, फ्रेश आपको पॉजिटिव ट्रिगर्स की जरूरत है जो कि मिसिंग है। लेकिन ये याद रहे कि वायदा कारोबार में एफआईज बेरिश नहीं है, अपनी शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, और अगर बाजार नीचे आएगा तो कुछ और शॉर्ट्स कवर होंगी। तो शॉर्ट सेलर्स को इस वक्त ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है बजाय तेजी करने वाले ट्रेडर्स की, क्योंकि तेजी करने वाले ट्रेडर्स को वैसे भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में उन्हें जल्दबाजी नहीं है खरीदने की। लेकिन जो शॉर्ट सेलर्स हैं उन्हें थोड़ा सा पहला संकेत मिलने पर कि बाजार अगर सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करना चाहिए, और फिर इंतजार करें एक बाउंस बैक का, आपको बाजार मौका देगा ऊपर के लेवल पर फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाने का। ऑलराइट, चलिए वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कौन से वो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, जहां पर अच्छी खासी खबरों के चलते एक दबाव या फिर उछाल देखने को मिल सकता है शेयर। और अब वक्त है टॉप 10 स्टॉक्स का, वो स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। हेमंत के साथ ही सोनम, पूजा, वरुण और नीति हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए इन शेयरों के बारे में और साथ ही खबरें भी। शुरुआत वरुण आपके साथ। देखिए, सबसे पहले तो आपका टाटा स्टील आज रडार पे होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के जो यूरोपियन ऑपरेशंस में जो पेंशन स्कीम को लेकर विवाद चल रहा था वो अब और गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कल इस कंपनी ने अपने ट्रेड यूनियंस के साथ बैठक की थी इस पूरे पेंशन स्कीम को लेकर, लेकिन वहां भी कोई भी अब तक जो सोल्यूशन है वो निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उल्टा जो विवाद है वो अब और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस कंपनी ने जो पेंशन स्कीम है उसमें कुछ बदलाव का प्रस्ताव दिया था, जो रिटायरमेंट एज है उसे 60 से बढ़ा के 65 करने का प्रस्ताव दिया था, और काफी सारे और प्रस्ताव भी दिए थे जिसे ट्रेड यूनियंस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। दरअसल ट्रेड यूनियंस का कहना है कि कंपनी सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रही है और कोई भी नेगोशिएशन ये कंपनी नहीं कर रही है, और इसके लिए अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है बल्कि एक स्ट्राइक पे जाने का। और 22 जून को दरअसल इस कंपनी की जो ट्रेड यूनियंस है वो अब एक स्ट्राइक करेगी। साथ ही साथ अब इन्होंने कहा है कि जो ओवर टाइम जैसी फैसिलिटी ये अब करते थे वो भी अब ये नहीं करेंगे, तो इससे कंपनी के जो ऑपरेशन है उस पर एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। हालांकि ये ट्रेड यूनियंस का ये भी कहना है कि अगर कंपनी कोई नेगोशिएशन करे तो वो जो स्ट्राइक है उसे विथड्रॉ करने का विचार कर सकती है। वहीं टाटा स्टील का कहना है कि वो और काफी सारे मेजर्स ले रही है इस जो इम्पैक्ट है पेंशन स्कीम पे उसे कम करने का, लेकिन फिलहाल कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका रिएक्शन आपको इस काउंटर पर आज देखने मिल सकता है। जिंदाल ग्रुप पूरा का पूरा फोकस में रहना चाहिए। जेएसपीएल, जिंदाल सॉ, जिंदाल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू स्टील, सारे काउंटर्स रडार पे रहने चाहिए, क्योंकि जिंदाल ब्रदर्स एक नए स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं। जो क्रॉस होल्डिंग्स है एक दूसरे की इन सारी कंपनीज में, उसको एक कंसर्न माना जा रहा है। काफी सारे एनालिस्ट हमेशा इसको नेगेटिवली लेते हैं, और क्योंकि ये क्रॉस होल्डिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए वो अब एक नए स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं, जिसके जरिए ये पूरा का पूरा जो क्रॉस होल्डिंग है वो अनक्रॉस्ड हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बेहतर, ट्रांसपेरेंट, सिंपल हो जाएगा। और इसलिए ये चारों ब्रदर्स के बीच ऑलरेडी बातचीत जारी है। उन्होंने अपॉइंट कर लिए है ग्लोबल कंसल्टेंट्स ताकि ये पूरे स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा वेदांता और केन, ये दोनों स्टॉक्स आपके रडार पर आज जरूर होंगे, क्योंकि खबरें हैं, एक्सक्लूसिव खबरें हैं कि इन दोनों कंपनियों का मर्जर हो रहा है, और दोनों ही कंपनियों के बोर्ड दरअसल इस वीकेंड पर मिल सकते हैं इस मर्जर को अप्रूव करने के लिए। बोर्ड ने अगर एक बार अप्रूवल दे दिया उसके बाद स्वैप रेशियो भी अगले कुछ दिनों में तय हो जाएगा, और दोनों ही कंपनियों के भाव देखिए आप 180 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तमाम जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर्स भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ बैंकों की तरफ से जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज के लिए कुछ कड़े नियम बनाने की योजना की जा रही है, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज का कुल 10,000 करोड़ रुपए इस वक्त बैंकों की तरफ से राइट ऑफ कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि अप्रैल एंड तक बैंकों का जो एक्सपोजर है इन तमाम जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज में वो करीब 70,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है, तो वहां से बैड लोन्स को बचाने के लिए बैंक कुछ कड़े नियम लेकर आ सकती है। बजाज फाइनेंस और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके फोकस में होना चाहिए। बजाज फाइनेंस ने अपने 1400 करोड़ रुपए के QIP का आज अनाउंस कर दिया है, क्लोजर हो चुका है। इन्होंने इशू प्राइस 42.75 का सेट किया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 4% के आसपास के डिस्काउंट पर है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की खबर निकल के आई है कि वो ग्लोबल बॉन्ड्स के जरिए करीब 25,000 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं, जो ये अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट्स के जरिए यहां पे जुटाएंगे।
वही यूनिटेक का काउंटर आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के जो गुड़गांव में विस्टास का प्रोजेक्ट था उसके पोजीशन में काफी डिले हो गई थी। इसके लिए इस कंपनी के जो बायर्स है उन्होंने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक अर्जी दी थी और एनसीडीआरसी ने दरअसल कंज्यूमर्स के हित में फैसला सुनाया है और यूनिटेक को फटकार लगाते हुए कहा है कि पहले तो पोजीशन दे, और जब से एग्रीमेंट हुआ है तब से 36 महीने के बाद से जितना भी डिले हुआ है उसके लिए इस कंपनी को अब पेनल्टी भरनी पड़ेगी। 12% सिंपल इंटरेस्ट के दर पे इस कंपनी को अब पेनल्टी भरनी पड़ेगी और अगर इसमें फर्दर डिले होता है तो ये जो पेनल्टी का रेट है वो 18% तक भी बढ़ सकता है। इसके अलावा इन्हें यह भी कहा गया है कि जो सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी हुई है उसका जो खामियाजा है वो भी कंपनी को अब भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट डिले का खामियाजा है वो इस कंपनी को भरना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए काफी नेगेटिव खबर है। इसके अलावा आईटीसी एचयूएल के शेयरों पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। आपको याद होगा नेस्ले में जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई, मैगी को जिस तरह से रोक लगाई गई है, उसके बाद अब आईटीसी और एचयूएल ने वॉलंटरीली अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जांच करनी शुरू कर दी, यानी खुद से अपनी जांच वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की भी खबरें हैं कि सरकारी एजेंसीज दरअसल अब इनके भी नूडल ब्रांड्स के ऊपर नजर बनाई हुई हैं। यीपीज ये एक नूडल ब्रांड है जो आईटीसी दरअसल बनाती है और इसलिए इन कंपनियों के ऊपर भी हमने देखा था शेयरों पर एक ओवरहैंग बना हुआ था। और 8,000 करोड़ रुपए का पूरा पैकेज्ड फूड मार्केट है, जिसमें से एचयूएल का जो टर्नओवर है करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए का है। तो देखना होगा इस जांच में क्या निकल कर आता है और कंपनीज क्या सफाई देती है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये काउंटर डेफिनेटली आपके रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है शेयर पर। जो पहले न्यूट्रल की रेटिंग थी उसको अब खरीदारी की रेटिंग कर दी गई है, लेकिन जो 12 महीने का लक्ष्य उसको जरूर घटा दिया है। 1,075 रुपए का जो लक्ष्य था उसको अब घटाकर 1,000 रुपए का कर दिया है। उनका मानना है ये काउंटर ने बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। अंडर परफॉर्मेंस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है खरीदारी के लिए, क्योंकि कंपनी का आगे का रास्ता काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, जब मैक्रो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में एक ग्रेजुअली एक रिकवरी आ रही है और ये जो रिकवरी है वो कंपनी के ग्रोथ और क्रेडिट कॉस्ट को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी। साथ ही जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो बॉटम आउट हो गए, तो यहां से सुधार की उम्मीद रखी जा रही है। तो इस अंडर परफॉर्मेंस को खरीदारी का अच्छा मौका मान रही है गोल्डमैन सैक्स और इसलिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मगर सिप्ला के लिए एक नेगेटिव खबर निकल के आ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के एक नोट इन्होंने जारी किया है। माइलिन ने दरअसल अपनी एक सेरेटाइड पीडीएमआई एक लॉन्च कर दिया है। एस्थमा का इनहेलर है जो कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन पर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। सिरडुप्ला के नाम से इन्होंने यूके में इसको लॉन्च किया है और ये गैलेक्सो स्मिथ का इनका ब्लॉकबस्टर एस्थमा ड्रग था। ये माना जा रहा था कि सिप्ला सबसे पहले इसको लॉन्च करेगा यूके में, तो ये नेगेटिव खबर है सिप्ला के लिए। माइलिन का पहले लॉन्च करना, रिटेन करें अपना न्यूट्रल का कॉल और 662 तक के टारगेट सिप्ला में ये दे रहे हैं। आंध्रा बैंक, यहाँ बैंक ने अपनी रिटेल और बल्क डिपॉजिट की दरें 20 से 25 बेसिस पॉइंट तक घटाई। और आखिर में बात करते हैं इंडियन बैंक की। यहाँ पर भी बैंक ने अपनी बेस रेट में 30 बेसिस पॉइंट की और बीपीएलआर में 30 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जो कि आज से लागू होगी। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आज दिखेगा एक्शन और इन पर क्या हो आपकी रणनीति, बाय सेल क्या करें आप ट्रेड, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट जो जुड़ेंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। सिमी भौमिक, अमरीश बलिगा और आशीष चतुर्मुता, बने रहिए हमारे साथ। और बनाते हैं आज के लिए आपके लिए आज की रणनीति, आपके लिए किस तरह का ट्रेडिंग सेशन रह सकता है और क्या करना चाहिए आपको, क्या लेवल्स अहम है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहले लेते हैं तकनीकी राय। हमारे साथ सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़िए। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए क्या लेवल्स अब अहम दिख रहे हैं सपोर्ट के तौर पर निफ्टी पर, और क्या चार्ट पर दिख रहा है कि 8,000 का लेवल भी टूट सकता है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। निराश है, चार्ट में वीकनेस तो है ही। लास्ट थर्सडे से हम लोग शॉर्ट्स में हैं और मुझे लगता है कि आज का जो वीकनेस है शुरुआत थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही होना चाहिए और थोड़ा बहुत मार्केट अगर रिकवर करेगा भी तो भी वो रैली कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है। सस्टेनेबल होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नहीं लगता है कि निफ्टी ऊपर में सस्टेन कर सकता है। इससे पहले मुझे लगता है कि 8,000 का एक जो क्रूशियल लेवल था वो टूटेगा।
7 मई को जो निफ्टी लो बनाया था 7997 वो टूटेगा और उसके बाद नेक्स्ट जो अहम सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 7980 से 7960। कल जब फ्यूचर एक्सप्रेस में आपको मैंने सेल कॉल दिया था, मेरा जो टारगेट था वो 7980 का ही था और मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं निफ्टी उस जगह पे जाके सेटल करने का कोशिश करेगा। पर मैं भी आपके साथ सहमत हूँ, मुझे भी लगता है कि ये जो 7980 से 7960 7974 7950 ये सब एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी निफ्टी उस रेंज को तोड़ेगा। मतलब पूरा 8000 से 7950 निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा और निफ्टी अगर 7950 नहीं तोड़ेगा तो वापस एक रिकवरी जरूर आएगी। पर रिकवरी में निफ्टी कहाँ तक जाएगा और कितना दिन सस्टेन करेगा ये देखने का चीज है, क्योंकि अभी सेंटिमेंट जितना खराब है और चार्ट इतना खराब हो चुका है, अभी मुझे इतना सा भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि निफ्टी बहुत जल्दी 8200 का लेवल को क्रॉस करेगा। मतलब कोई भी रैली अगर निफ्टी में आएगा तो मुझे लगता है कि 8200 के आसपास आने से वापस वो रैली खत्म हो जाएगा और वहां पे शॉर्ट सेलर्स वापस सेलिंग करते हुए नजर में आ सकता है। बहुत वीक है, बेहद वीकनेस के साथ निफ्टी नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि फर्दर वीकनेस पॉसिबल है। सिमी, और बैंक निफ्टी भी आपको कमजोर लग रहा है, यहाँ पर भी क्या नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं और कौन से वो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी के लिए भी मुझे लगता है कि काफी वीकनेस के साथ बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है और इनफैक्ट जहां पे बैंक निफ्टी का लो था 7 मई को बैंक निफ्टी ने करीब 250 के बाद 17,250 के आसपास लो बनाया था और करेंटली एटलीस्ट 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी मेंटेन कर रहा है। पर कोई भी वीकनेस में मुझे लगता है कि वो लेवल तो सबसे पहले टूटेगा और अगर किसी भी हाल से बैंक निफ्टी 17,000 का साइकोलॉजिकल स्तर को भी तोड़ दिया तो फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगा। ऊपर में कोई भी रैली सस्टेन नहीं कर रहा है। आज के दिन के लिए रेजिस्टेंस होगा 17,450 से 550। कोई भी रैली अगर 550 के ऊपर नहीं लेके जा रहा है तो बैंक निफ्टी का खतरा बढ़ सकता है। ऊपर में अगर सस्टेन कर भी जाता है, मतलब मानो 17,550 के ऊपर जाकर बैंक निफ्टी थोड़े बहुत सस्टेन कर भी जाता है तो भी बहुत जल्दी 17,900 से 18,100 का रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा ऐसा नहीं लगता है। मतलब फ्रेश वीकनेस मुझे लगता है कि 17,250 का लेवल तोड़ने से मिलेगा और उसके बाद 17,000 का लेवल क्रूशियल सपोर्ट होगा जो टूटने से बहुत खराब हाल हो सकता है मार्केट का। तो ये राय आती हुई यहाँ पर बैंक निफ्टी पर, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे इस वक्त की हेडलाइंस और साथ ही वो बड़े सवाल जो आज बाजार के सामने है जिन्हें जानना और समझना आपके लिए है बेहद जरूरी। एसजीएक्स निफ्टी 20 अंक नीचे, लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विदेशी बाजारों से कमजोर संकेत, डाउ और S&P आधे % से ज्यादा गिरे। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 1/4% नीचे। कमजोर मॉनसून पर मूडीज ने जताई चिंता, कम बारिश से खाने पीने की महंगाई और सरकार का घाटा बढ़ने की आशंका, क्रेडिट रेटिंग पर पड़ सकता है असर। टाटा स्टील के यूरोप ऑपरेशन को लगा तगड़ा झटका, पेंशन मुद्दे पर कंपनी की यूके यूनियन ने 22 जून से हड़ताल पर जाने का लिया फैसला। टाटा स्टील ने पेंशन प्लान में बदलाव कर अपने रुख में दिखाई नरमी। वेदांता ग्रुप की एक और रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी, केन इंडिया के साथ इस हफ्ते बोर्ड बैठक संभव, बोर्ड की मंजूरी के बाद ही स्वैप रेशियो पर होगा फैसला। जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले प्रोमोटर्स पर आरबीआई ने कसी नकेल, खराब मैनेजमेंट वाली कंपनियों पर बैंक करेगा कंट्रोल। एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी ने किया स्वागत। और पैकेज फूड पर सख्त हुआ फसाई, नेस्ले, आईटीसी, जीएसके समेत 8 कंपनियों के पैकेज फूड की जांच के दिए आदेश। पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स ऐसे प्रोडक्ट्स की होगी जांच। और इस वक्त बाजार के लिए क्या है वो बड़े अहम सवाल जिन पर होनी चाहिए आपकी नजर, बताने के लिए तैयार है हमारे साथ हेमंत। बताइए।
बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 8000 का स्तर जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं वो आज या फिर आने वाले दिनों में टूटता है या नहीं। काफी कम दूरी बची है अब उस स्तर से। जिस तरह से भारतीय बाजार पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार निफ्टी देखिए दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। देखना होगा कि ये स्तर आज पार हो जाता है नीचे की तरफ या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से रुपया कमजोर हो रहा है, 64 के पास जा जाकर बार बार क्लोजिंग दे रहा है, अब कुछ जानकार ये मानने लगे हैं कि जल्द ही रुपया 65 के स्तर पर भी जा सकता है। रुपए की कमजोरी से भारतीय बाजारों को किस तरह का असर देखने को मिलेगा, इस सब पर भी नजर साफ तौर पर बनी रहेगी। और मूडीज भी अब चिंतित है। जिस तरह से मॉनसून का जो फोरकास्ट है वो घटा है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। उनका मानना है कि अगर मॉनसून दरअसल कमजोर रहता है तो यहां पर भारतीय इकोनॉमी के लिए मुश्किल की बात हो सकती है और क्रेडिट नेगेटिव है ये खबर। देखना होगा मॉनसून की चाल कैसी रह सकती है और उसके बाद मूडीज का अगला बयान भारतीय बाजारों के लिए क्या निकल कर आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो चाइना के ए शेयर्स को लेकर है और जिस तरह से MSCI के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इसको शामिल करने की बात है और इसके ऊपर आज एक बड़ी बैठक भी है। इसका आउटकम क्या होता है, क्या बयान वहां से निकल कर आते हैं, इस सब पर भी नजर बनी रहेगी। नेस्ले में हमने देखा तेज गिरावट देखने को मिली। MSG की मात्रा और लेड की मात्रा जिस तरह से पाई गई और उसके बाद अब ITC, GSK, HUL ये तमाम कंपनियां भी अपने टेस्ट कराने में जुट गई हैं और यहां पर भी अब एक रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो नेस्ले का जो विवाद है वो दरअसल दूसरी FMCG कंपनियों के ऊपर भी छाता हुआ दिख रहा है। तो ये हैं 5 बड़े सवाल जिस पर आज भारतीय बाजारों की नजर रहने वाली है। ओके, तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और इन्हीं में से कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, टाटा स्टील जहां पर 22 जून से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है इनकी यूके की यूनियन ने। सिमी स्टॉक लगातार करेक्शन के मूड में है। अब ये इस खबर की वजह से है या फिर बाजार के मूड से, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या लगता है ये एक और नेगेटिव खबर जो आती दिख रही है, क्या यहां से करेक्शन और गहरा सकता है? टाटा स्टील के स्टॉक में क्या अब भी शॉर्ट करने का मौका बचा है? हाँ अनिल जी, टाटा स्टील टेक्निकली वीक है। इनफैक्ट इसमें तो लास्ट 1 साल से वीकनेस है और कभी भी ये मुड़ के ऊपर नहीं देखा, मतलब ऊपर में कोई भी रैली इसका सस्टेन नहीं किया था। अब ये सवाल आता है कि ये 300 का लेवल को भी तोड़ेगा और उससे नीचे सस्टेन भी करेगा कि नहीं। 300 का लेवल के आसपास बंद हुआ है और लग रहा है कि 300 से 290 का रेंज इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट हो सकता है। पर जो न्यूज आज है उसके बाद अगर 290 का लेवल टूट गया तो फ्रेश वीकनेस टाटा स्टील में आ सकता है। इनफैक्ट 290 भी नहीं, मैं थोड़ा सा और वाइड करती हूँ मेरा रेंज, 286 तक मैं ले लूंगी। मतलब अगर कोई भी कारण से टाटा स्टील आज इस रेंज से नीचे बंद हो गया, मतलब 290 से 286 का रेंज से नीचे बंद हो गया तो फ्रेश वीकनेस इसमें आएगा। नहीं तो मुझे लगता है कि 290 से 286 के बीच में एक सपोर्ट लेके ये रिकवरी दिखाने का कोशिश तो जरूर करेगा, पर ऊपर में जाके 320 से 330 का रेंज इसके लिए हार्डल हो जाएगा और बहुत ही जल्दी ये रेंज क्रॉस करेगा टाटा स्टील ऊपर में, उतना उम्मीद नहीं है। मतलब कोई भी रैली में मैं सेल करने का ही सलाह दे रही हूँ। स्टॉप लॉस 330 के ऊपर होना चाहिए और नीचे 290 से 286 का रेंज सपोर्ट में देखने को मिल सकता है। 286 का रेंज टूट गया तो मेरा ये व्यू भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये राय आती हुई टाटा स्टील के स्टॉक पर। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उनमें यूनिटेक भी एक हो सकता है, जहां पर खबरें आती दिख रही। गुड़गांव का इनका जो विस्तार प्रोजेक्ट है उसके लिए अब पेनल्टी देनी होगी इन्हें, जो टाइम से ये कंप्लीट न कर पाए, ब्याज भी देना होगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए एक केस जो इन यूनिटेक के खिलाफ किया गया था वो NCRDRC में यूनिटेक ये केस हार चुकी है, तो ये एक नेगेटिव है। स्टॉक वैसे ही पिटा हुआ है 8.5 में सिमी, हालांकि अब भी वायदा कारोबार में है ये स्टॉक और उस लिहाज से क्या आपको लगता है शॉर्ट किया जा सकता है? वैसे वायदा कारोबार के बैन में भी है तो हो सकता है पोजीशन बनानी हो तो फिर इंट्राडे बने। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, कितना कमजोर हो सकता है? देखिए अनिल जी, यूनिटेक चार्ट काफी वीक है। इनफैक्ट इस जगह पे फ्रेश सेल कॉल देना मतलब इशू करना भी मुश्किल है।
पर इतना सा मैं बता सकती हूँ चार्ट्स देख के, जब तक ये स्टॉक 10 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर रहा है, कोई भी रैली यूज किया जा सकता है शॉर्ट पोजीशन अपनाने के लिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जहाँ पे है यहाँ से भी इसका वीकनेस बढ़ सकता है। 5 के आसपास का टारगेट मिल रहा है शॉर्ट टर्म का, 10 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करेगा तो कोई भी रैली वापस यूज कीजिए सेल करने के लिए। 5 के आसपास का टारगेट होगा। सिमी, सन टीवी पर राय लेना चाहूंगा। कल का स्टॉक ऑफ द डे करीब 61% ओपन इंटरेस्ट पड़ा, काफी दबाव में था, 21% की प्रेशर स्टॉक में देखा। बताइए चार्ट्स कितने कमजोर हो गए हैं कल की गिरावट के बाद, और आज रिकवरी का दिन हो सकता है या और प्रेशर देखने को मिलेगा अभी? नहीं, मुझे लगता है कि प्रेशर, देखिए ये स्टॉक टेक्निकली जांच करना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये टेक्निकली मैं नहीं जांच कर सकती, पर चार्ट जितना खराब हो चुका है कल का सेशन के बाद, उसके बाद तो मुझे यही लगता है कि इसमें सेल कॉल ही इशू किया जा सकता है। ऊपर में कोई भी रैली मिलता है तो यूज कीजिए सेल करने के लिए। 280 से 288 का रेंज इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, और आगे ये रेंज क्रॉस नहीं होगा तो ये स्टॉक आके 260 से 255 के बीच में आके सेटल कर सकता है। 250 टूट जाएगा तो फ्रेश वीकनेस आ सकता है। मुझे एक्चुअली कोई भी रैली देखना पड़ेगा सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए। 288 तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। 290, 92 के आसपास स्टॉप लगा के सेल इनिशिएट कीजिए। 260 से 255 का मिनिमम टारगेट, और 250 से नीचे जाके अगर सस्टेन करेगा तो फ्रेश वीकनेस बढ़ सकता है। ओके, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद रिजर्व बैंक की डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बैंक्स को किस तरह से फायदा होगा ये समझाने के लिए जुड़ेंगी पीडब्ल्यूसी की पार्टनर शिंजिनी कुमार। एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी से एक्सक्लूसिव बातचीत भी दिखाएंगे हम आपको इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। बैड लोन्स यानी डूबने वाले कर्जों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को ज्यादा अधिकार देने का फैसला किया है। आरबीआई ने बैंकों को सशक्त बनाते हुए उन्हें अनुमति दी है कि अगर प्रमोटर्स कर्ज की इंस्टॉलमेंट चुकाने में डिफॉल्ट करते हैं तो वो कंपनी के कर्ज को इक्विटी में बदल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ आदित्य पुरी ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरबीआई की योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रमोटर्स को सबक मिलेगा। आइए सुनते हैं। I think more than bankers taking control, a lot of the promoters will realize they're going to lose their company. And it's not going to be that they carry on with their equity. Their equity is going to go. And I think that will bring a lot of sense in some of the promoters. And I think it's a very good measure. And I think everybody who has to smell the coffee should do so now. The big base is not relevant. The 30% is doable. I think the way, and that requires a certain rate of GDP growth, obviously close to the 8 plus. And I'm talking about the old GDP. The new numbers I'm still coming to. So am I confident that India will reach that growth rate? The answer is yes. Am I confident that the bank will not lose market share but will gain market share? More than confident. I would say you probably get another 25 basis cut before December. So that's a very major step. Have the seeding of Aadhaar accounts grown exponentially? I think yes. Have we got the mines functioning? Yes. Have some of the projects gone? Yes. Do some projects can a little more be done? I would say yes. But have some of the power projects, and have we sorted out the auction issues? I would say yes. I'm very convinced on the rail plan that that expenditure will come in. Will the government start spending? I think they've started spending in April, and I would recommend that they spend a little more because everybody said the same thing, that a bit of government expenditure and public sector coming in with projects will change the sentiment. I would say come third or fourth quarter of this year, you would see a far more optimistic scenario. तो बैंकिंग सेक्टर के हालात पर ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, जहां बैंक्स के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। अब वो प्रमोटर से अपने पैसे फिर से उगा पाएंगे। कर्जों के जो कर्ज डूबते हैं, जो वॉलंटरी डिफॉल्ट होती है, उस पर शायद थोड़ी सी लगाम लगती हुई नजर आए। इस पर एक डिटेल में चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि बैंक्स की बात चलती है, एक बैंक निफ्टी पर कॉल ले लिया जाए। हमारे साथ आशीष चतुर्मुता हैं इस वक्त स्टूडियो में, फॉर्च्यून इक्विटी ब्रोकर्स के। आशीष, बताइए बैंक निफ्टी पर क्या राय बन रही है, कितनी और कमजोरी बाकी है?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक किया है 17,500 के आसपास, और इन्हीं लेवल्स के आसपास हमने देखा था मैक्सिमम पुट राइटिंग हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी, और जिस तरह से 17,500 के लेवल्स ब्रीच हुए हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक बार जो सेल ऑफ है वो कम से कम 17,000 तक बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है 400 से 500 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकती है। 17,650, 17,700 ये काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा, और मुझे लगता है उसको ध्यान में रख के शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर में बनाई जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस आप यहाँ से बना सकते हैं। जी शाह, गुड मॉर्निंग। आपको कैसा लगता है भारतीय बाजार और हमें जिस तरह का परफॉर्मेंस पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में दिखाया है, ये बताइए कितनी और डाउनसाइड बाकी है? वीकनेस तो क्लियरली है मार्केट में। अभी देखना है कि वेदर वी ब्रेक दिस 8,000 इन द नेक्स्ट 2 days और वेदर वी ब्रेक दिस 8,000 इन द नेक्स्ट 15 days। I mean, the way I see it is, it will surely break. पर शायद एक बार यहाँ पे एक सपोर्ट लेके we could see some amount of bounce back, but that will not be a very strong bounce back. शायद 8,200, 8,250 के ऊपर शायद नहीं जाए, but then that should be utilized by people to book out to a certain extent. क्योंकि I mean, beyond the next 15 days to a month, I see the markets going more towards the 7,800 levels. तो फिलहाल देखना होगा 8,000 के लेवल को बाजार होल्ड कर पाता है या नहीं। लेकिन अमरीश ने इंटरेस्टिंग बात की कि अब देखना है कि ये 1-2 दिन में होता है या कुछ लंबा वक्त लगता है। लेकिन जिस बड़े मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, आरबीआई की तरफ से स्टैंडर्ड डेट रिस्ट्रिक्शन स्कीम का जो ऐलान किया गया कल, उसके क्या मायने हैं, किन्हें फायदा होगा और किस तरह से बैंकिंग सेक्टर के हालात इनसे बदलेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शिंजिनी कुमार जुड़ रही हैं, जो पार्टनर और लीडर हैं बैंकिंग और कैपिटल मार्केट्स की पीडब्ल्यूसी इंडिया की। शिंजिनी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या ये समझना ठीक होगा कि अब प्रमोटर्स के लिए बड़ा मुश्किल होगा विलफुल डिफॉल्ट करना और बैंक्स को ज्यादा पावर मिलेंगे अपने कर्ज को फिर से पैसा उगाने के लिए इन प्रमोटर्स से? हाँ, द शॉर्ट आंसर इज कि जो इम्बैलेंस है लेंडर और बोरोअर के बीच में, उसमें लेंडर्स का पलड़ा भारी तो हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन जब हमने पिछले कुछ इंस्टेंसेस आप उठा के देखिए तो आप पाएंगे कि किंगफिशर के जो प्रमोटर्स थे उनको दरअसल विलफुल डिफॉल्टर्स का टैग देना ही भारी पड़ गया। आप कोर्ट में मामले पहुंचते हुए दिखे। कितना आसान होगा दरअसल इन रूल्स को, जो कि अच्छे रूल्स हैं, दरअसल इंप्लीमेंट करना? एक तो मेरे ख्याल में थोड़ा तो उसके बारे में सोचा गया है गाइडलाइन बनाते समय, क्योंकि जितने स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है और जो लीगल जो फॉर्मेलिटीज की जरूरत है फॉर कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, वो सारे कागज कहते हैं ना, वो पहले से रखवा लिए जा रहे हैं। तो बैंकों को ये कहा गया है कि जब आप रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, क्योंकि उस समय बैंकों के हाथ में ये पावर होती है कि वो रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो वो अपने कॉवेनेंट साइन करवा सकते हैं। तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक ये चीज सोची गई है और इसके बारे में स्टेप लिया गया है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शिंजी, जो एक बात कही जा रही है कि इनमें जो बैंक्स अपना लोन इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे उन्हें ओपन ऑफर से भी छूट दी जाएगी और इक्विटी में कन्वर्जन करना इजी होगा। उसके जो रूल्स हैं, जो प्राइस कैलकुलेट की जाएगी पिछले 10 दिनों की एवरेज पे, क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा बैंक्स को? हाँ, सर्टनली, क्योंकि ये जो ओपन ऑफर की जो रिक्वायरमेंट थी उसकी वजह से कन्वर्जन हमेशा से एक प्रॉब्लमेटिक ऑप्शन था। नहीं तो बैंक अपने 30% के अंदर म्यूचुअल कंसेंट के साथ बोरोअर्स के साथ मिलके ये ऑप्शन पहले भी एक्सरसाइज कर सकते थे। पर ये जो ओपन ऑफर की कंडीशन है, ये इसका वेव होना अपने आप में एक बड़ी बात है जो उसको ईज करता है, जो उसको पॉसिबल करता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कि बैंक जो हैं वो तो इन बिजनेसेस को अपनी बैलेंस शीट पे रखेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो जल्दी से जल्दी इसको बेचना है। तो जब वो सेकंड आदमी जो खरीदेगा उसके ऊपर भी ये जरूरत है कि वो 51% की वो मेजॉरिटी ओनरशिप लेगा। तो दोबारा से ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट वहां पे ट्रिगर होगी और उसका क्या होगा वो थोड़ा सा अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अगर किसी भी तरह का शेयर प्राइस में चेंज हुआ तो क्या उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन्स लगेगा, क्योंकि वो 2 बार ट्रांजैक्शन होगी छोटे टाइम में। तो ये सब थोड़ी बहुत चीजें हैं जो अभी हमें समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर ब्रॉडली जो बैंकों की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी ये बैड लोन्स हैं या रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स हैं जिन्हें इक्विटी में कन्वर्ट कर ले अगर बैंक्स,
और उसके बाद वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को अगर बेचे तो क्या वहां पर ओपन ऑफर का एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं, ये क्लैरिटी आना जरूरी है। और क्या लगता है आपको वहां पर होना चाहिए ये एग्जेम्पशन, एक्सटेंड किया जाना चाहिए? अब अभी तो ऐसा लग रहा है पढ़ने से कि ये एग्जेम्पशन नहीं है, ये एग्जेम्पशन सिर्फ लेंडर्स को है। और जहां तक बैंकों का सवाल बेचने का है तो वो जरूरी नहीं है कि वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ही बेचें, क्योंकि वो ऑप्शन तो वैसे भी अवेलेबल है। तो आइडिया है मैनेजमेंट चेंज का, आइडिया है कि जो नया ओनर आएगा वो उस बिजनेस को या तो चला सकता है या उस बिजनेस को दूसरे तरीके से वर्कआउट कर सकता है। तो उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे ओपन ऑफर की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, खास करके आप नॉन रेजिडेंट्स को भी अलाउ कर रहे हैं, तो देखते हैं वो कैसे वर्कआउट करता है। चिन्नी जी, इस पूरे जो नए नियम है उसका मुद्दा है कि दरअसल एनपीएस को घटाया जाए। आपको लगता है कि इस चीज से एनपीएस घटते हुए नजर आएंगे सिस्टम में आगे चलकर, बैंकिंग सिस्टम में? देखिए, जहां तक रेगुलेटर्स के लॉ बनाने का सवाल है तो लॉ हमेशा अच्छे इंटेंशन, क्लीन इंटेंशन को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं कि बैंक ये जरूर चाहेंगे कि एनपीएस उनके बुक से कम हो, क्योंकि एनपीएस बहुत एक्सपेंसिव है और जितने पुराने होंगे उतने और एक्सपेंसिव होते जाएंगे। रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स और पुराने होंगे तो और बहुत मुश्किल होने वाली है बैंकों को। तो इसलिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको सॉल्व करना जरूरी है और रेगुलेटर्स की तरफ से बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो बैंकों को फैसिलिटेट कर सकती हैं, पर उसके लिए एक और पूरे इकोसिस्टम की जरूरत है। और जो गवर्नेंस के अंदर जो एक तरह की जो अर्जेंसी है जो डिसीजन मेकिंग की, कि आप जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। आप ये पूरी गाइडलाइन भी देखें तो क्या है, 90 डेज के अंदर आपको पूरा वो टर्न अराउंड, पूरा आपका वो जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो इस तरह की जो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे बैंकों के पास हो सकता है उस तरीके के गवर्नेंस मैकेनिज्म नहीं हो। अब चेयरमैन है, नहीं है, करेक्ट पोजीशन, करेक्ट गवर्नेंस बॉडीज अवेलेबल है, नहीं है, तो वो एक अलग चीज है। पर जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें जरूर फायदा, इंप्रूवमेंट दिख रहा है। क्या समझा जाए ज्यादा फायदा पीएसयू बैंक्स को होगा? अब जब एनपीएस जिनके पास ज्यादा हैं वो ऑब्वियसली ज्यादा फायदा उठाना चाहिए उनको इस चीज से, तो हम उम्मीद तो यही करेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ज्यादा फायदा होगा। शुक्रिया आपका शिंजिनी जी, हमारे लिए वक्त निकालकर इस मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए। तो साफ तौर पर बैंकिंग सेक्टर के लिए एक राहत की बात, जो कि एनपीएस के संकट से जूझ रहे हैं, उनके लिए अब ये आसान होगा कि वो कर्जों को इक्विटी में कन्वर्ट कर पाएं। प्रमोटर्स पर प्रेशर बनेगा और आरबीआई ने जो ये नई गाइडलाइंस जारी की है इसके चलते हुए अब रीस्ट्रक्चरिंग सिर्फ एसडीआर के जरिए होती हुई नजर आएगी। ये कुछ बड़े बदलाव होते दिख रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने इसके ऊपर दरअसल अपनी एक रिपोर्ट पेश करी है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई के जो नए नियम है वो दरअसल अच्छे तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक बुलेट है जिससे एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हालांकि उनका ये मानना है कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक तो पब्लिक नहीं, कुछ प्राइवेट बैंकों के लिए भी वो इसको फायदेमंद मान रहे हैं। आप कैसे देखते हैं अमरीश इन नए नियमों को? और ये बताइए, बैंकिंग शेयरों को कुछ सपोर्ट मिल सकता है इन नए नियम आने के बाद? आज के दिन ट्रेडर्स को क्या बैंक निफ्टी को थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना चाहिए, उछाल हो तभी बेचें? थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलेगा बिकॉज इट्स अ ग्रेट डिसीजन, बट द इशू इज इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये ओवरनाइट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। बैंक्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू मैनेज कंपनीज विच दे टेक ओवर। फाइंडिंग सूटर्स इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. I think clearly, I mean, if there's a fear of fast-track investigation and a fast-track court and prosecution, I think that is the only thing which can help. Because देखिए अभी, I mean, even if you look at the promoters of most of these companies which are in trouble, how many of them are not living in luxury? Everyone is living in luxury. So I don't think that is an issue. The issue is as to, I mean, can you find people to turn it around? ARC में देखिए, how many turnarounds have happened in the last 5-6 years? So it is easier said than done. I think it's a good statement, but implementation में काफी प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिए देखना होगा कब से और किस तरह से ये गाइडलाइंस लागू होती है, लेकिन कम से कम बैंक्स के हाथों में एक हथियार है जिसके चलते वो प्रमोटर्स से अपनी वसूली कर सकते हैं, कर्ज अगर वक्त से नहीं दिए जा रहे हैं। एसडीएक्स निफ्टी 20 अंक नीचे, लेकिन एशियाई बाजारों में कमजोरी का माहौल बढ़ता हुआ दिख रहा है। काफी दिनों बाद अब चाइना के बाजार आपको कमजोर नजर आएंगे। 1.5% का नुकसान वहां पर है। हांगकांग 1.5% नीचे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, बताएंगे आपको प्री ओपनिंग सेशन में कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। रुपए की ओपनिंग पर होगी नजर, कल की कमजोरी के बाद क्या आज करेंसी स्टेबल होती हुई दिखी। प्री ओपनिंग सेशन और पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।